नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर कल से अस्तित्व में आएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नव नियुक्त उपराज्यपालों का शपथ ग्रहण समारोह कल। 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून होगा लागू। यूरोपीय संघ के सांसदों ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को बताया भारत का आंतरिक मामला। कश्मीर के 2 दिन के दौरे में शांति और आतंकवाद के सफाई के लिए भारत का किया समर्थन। आतंकवादियों के मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा। महाराष्ट्र में सरकार गठन की कोशिश तेज। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेता निर्वाचित। कहा, बीजेपी शिवसेना गठबंधन के नेतृत्व में राज्य में बनेगी स्थायी और मजबूत सरकार। कल होगी शिवसेना के विधायकों की बैठक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2025 तक भारत से टीबी खत्म करने के लिए जनभागीदारी बढ़ाने की दी सलाह। हैदराबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ में संबोधन। उपराष्ट्रपति ने कहा, निजी क्षेत्र टीबी के मरीजों तक सस्ता इलाज पहुंचाने में सरकार के अभियान में करें मदद। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को नहीं मिली राहत। 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 1 दिन की कस्टडी बढ़ाने की प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज। आज आधी रात के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के शपथ ग्रहण के साथ समारोह की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल पहले श्रीनगर में जीसी मुर्मू के पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाएंगी और इसके फौरन बाद वो लेह जाएंगी और राधा कृष्णन माथुर को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की शपथ दिलाएंगी। फिलहाल जम्मू में शीतकालीन राजधानी होने के बावजूद पुनर्गठन का सारा समारोह श्रीनगर में होगा। इसके लिए सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन ही जम्मू कश्मीर में इस पुनर्गठन कानून को लागू करने का फैसला लिया गया था। 6 अगस्त को संसद से पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख सीधे केंद्र से शासित होगा। यूरोपीय संघ देशों के सांसदों ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को भारत का आंतरिक मामला बताया है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े होने की बात कही है। सांसदों का ये दल जम्मू कश्मीर के 2 दिन का दौरा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही है। यूरोपीय सांसदों के दल ने कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाकर जमीनी हकीकत को देखा। उन्होंने श्रीनगर में सेना समेत अलग अलग संगठनों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यूरोपीय संघ के सांसदों ने अपनी आंखों से घाटी की सच्चाई देखी और इसे दुनिया को बताया। विदेशी सांसदों ने घाटी में आतंकियों को भेजने और उन्हें समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान को जमकर कोसा। यूरोपीय सांसदों ने आतंकवाद के मसले पर भारत के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। उन्होंने एक सुर में कहा कि आतंकवाद वैश्विक समस्या है। सांसदों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है और इसके खिलाफ जंग में वो भारत के साथ हैं। Majority of terrorists who have been killed, who have been put to prison, came from Pakistan. So it's an international problem. The change of the statutes, the Article 370 for Pakistan is an internal issue for what we don't not have to be the judge. We have no reason to be judged. We have no legitimacy for that. And I think that
the protests that are organized in all the countries should be directed to protest against terrorism, because all the problems of Kashmir are linked to terrorism. यूरोपीय संसद के सदस्य थेरी मरियानी ने कहा है कि कश्मीर में स्थितियां अब लगभग सुलझने को हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मीटिंग की है। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय सांसद बिल न्यूटन ने मंगलवार को मजदूरों की हत्या को दर्दनाक बताया। उन्होंने कहा कि आतंकियों की ओर से ऐसी हत्याएं किया जाना दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने यहां केंद्र सरकार से आने वाले पैसों में करप्शन की भी बात बताई। And I know that the terrorism now is a world problem. It's a problem of France, it's a problem of Europe, it's a problem of world, and I don't want Kashmir become a second Afghanistan. The international of terrorism can find a new place in the future. And I think it's not your interest, it's not the interest of the world that the new place for the terrorism became Kashmir. And I think the fight against terrorists in this part of India is one condition for drop up the level of life of all the population. And one man told me that there was too much corruption in India and Kashmir. Too much when money comes from central government, it doesn't always reach the project, or enough of it. It seems to disappear somewhere into the system. महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए बीजेपी ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुन लिया है। इसके बाद फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन के नेतृत्व में राज्य में स्थायी और मजबूत सरकार बनेगी। मुंबई में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया गया। बैठक में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जनादेश निश्चित रूप से बीजेपी शिवसेना गठबंधन यानी महायुति के लिए है, क्योंकि हमने महायुति के लिए वोट मांगे थे। आपण जनतेसमोर महायुति म्हणूनच गेलो, महायुति करताच आपण मतं मागितली आणि जनतेने देखील महायुतीला भरघोस अशा प्रकारचं अतिशय क्लिअर, अतिशय स्पष्ट अशा प्रकारचं मॅन्डेट दिलेलं आहे। त्यामुळे कोणीही कुठलीही शंका करण्याचं कारण नाहीये। महायुतीचं सरकार स्थापन होणार आहे, लवकरच ते स्थापन होणार आहे। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फडणवीस के नेता चुने जाने पर विधायकों का धन्यवाद किया और कहा कि जल्द ही बीजेपी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र राज्य के विधानमंडल दल के नेता चयन का विषय था। पूरे विधानमंडल दल ने श्री देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है। आप देवेंद्र फडणवीस जी राज्यपाल जी को मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे, आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। महाराष्ट्र में हालांकि बीजेपी शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन राज्य में सरकार बनाने के समीकरण को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी की कोशिश यही है कि राज्य में जल्द सरकार का गठन हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर शिवसेना के नेताओं की आज उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में बैठक हुई। शिवसेना ने कल अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इस बार विधायक चुनकर आए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शिवसेना का विधायक दल का नेता उन्हें चुना जा सकता है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बीजेपी शिवसेना में हो रही खींचतान पर एनसीपी की भी नजर है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। हालांकि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि हमें विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश मिला है। बीजेपी और शिवसेना को सरकार बनाने का मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने दिया है
और उन्होंने सरकार दोनों ने मिलकर बनाना चाहिए। हम लोग कांग्रेस और राष्ट्रवादी और हमारे मित्र पक्ष जो है, हम लोग विरोध में रहेंगे और विपक्ष की जो भूमिका है वो हम अच्छे से निभाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने गांवों के विकास के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए नई संभावना तलाशने पर बल दिया। इस दौरान विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को राष्ट्रपति ने डिग्री प्रदान की, जिसमें छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामिया के अकादमिक स्तर को विश्व स्तरीय बताया और कहा कि 4 गांवों को गोद लेकर जामिया ने प्रशंसनीय काम किया है। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना के तहत जामिया ने ही 4 गांवों को गोद लिया है, जिनमें यूनिवर्सिटी के छात्र गांव के विकास के लिए एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं। जामिया द्वारा 5 गांवों को गोद लिया गया है। क्या जामिया द्वारा कुछ और गांवों को भी गोद लिया जा सकता है? इस पर भी विचार करना मुनासिब होगा। मैं चाहूँगा कि इस अभियान के लक्ष्यों के लिए काम करने के साथ साथ यहाँ के विद्यार्थी उन गांवों में 2 माह के अंतराल पर अवश्य जाएं। समारोह में वर्ष 2017 और 2018 में पास होने वाले कुल 10,000 छात्रों को डिप्लोमा और डिग्रियां बांटी गई और बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुल 350 छात्रों को गोल्ड मेडल बांटे गए। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्रों में ज्यादा संख्या छात्राओं की है। दोनों वर्षों में कुल 183 स्वर्ण पदक छात्राओं को दिए गए हैं। लड़कियों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने उन्हें मुबारकबाद और दुआएं दी और साथ ही कहा कि इन काबिल और होनहार बेटियों में समाज और देश के आने वाले सुनहरे कल की तस्वीर दिखाई पड़ती है। हर तबके को विकास से जोड़ने के लिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की तरह यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी USR पर भी जोर देने की ज़रूरत है। मैंने जून 2018 में आयोजित राज्यपालों के वार्षिक सम्मेलन में अनुरोध किया था कि विश्वविद्यालयों को USR के लिए सक्रिय होना चाहिए। फिलहाल 65 देशों के छात्र जामिया में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD प्रोग्राम की पढ़ाई करने आते हैं, जबकि 2020 में होने वाले शताब्दी समारोह से पहले 90 देशों में जामिया अपनी पहुंच स्थापित करना चाहता है। जामिया में सामान्य डिग्री प्रोग्राम के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट समेत कई अन्य कोर एरिया की पढ़ाई होती है। पंचानन मिश्र, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि 2025 तक देश से टीबी की बीमारी के उन्मूलन के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। आज हैदराबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ को संबोधित करते हुए उन्होंने निजी क्षेत्र से टीबी के मरीजों के लिए सस्ता इलाज मुहैया कराने में ध्यान देने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को सभी के सहयोग से कामयाब बनाया जा सकता है और 2030 तक वैश्विक स्तर पर टीबी के उन्मूलन के लक्ष्य के 5 साल पहले ही भारत को टीबी से मुक्त किया जा सकता है। It is extremely important for the private sector involvement in notifying TB patients and improving treatment outcomes. I feel that the private sector must not only step up its efforts towards achieving the goal of eliminating TB, but must actively collaborate with the government in this regard. On its part, the Government of India is making all efforts and also ably supported by various state governments, including Telangana, to ensure affordable health care for all and bring down the cost of TB diagnosis and treatment. I urge the private sector, doctors who are making private practice and also the hospitals to focus on providing affordable treatment for the TB patients. The Ministry of Health and Family Welfare has launched a nationwide prevalence survey to estimate prevalence of tuberculosis at national and sub-national level. The government has made some success during the last 1 year in case finding, drug resistance surveys and in providing nutritional support to TB patients.
देश के कई हिस्सों में बढ़ते प्रदूषण पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गहरी चिंता जताई है। नागपुर में CSIR द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि अध्ययनों से साबित हुआ है कि प्रदूषण और विकिरण कैंसर के बड़े कारण हैं। इसीलिए नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को इसकी रोकथाम के लिए पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के समाधान खोजने होंगे। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने में अनुसंधान संस्थानों की अहम भूमिका है। We are not getting exposed to sun, though India is fortunate to have sunshine 365 days. And then you go to doctor and they say B vitamin deficiency, B12 deficiency, D3 deficiency, this and all. These are all small things. We never used to bother about this earlier because we were exposed to nature. Now, that is not the case. We cannot think about building a safe, secure, healthy and prosperous future when our cities, the engines of growth, are choking in noxious fumes and when our water and our soil are polluted. The air quality index measurements in most of our major cities constantly register air qualities that are poor or severe. Air quality in Delhi yesterday fell in the category of hazardous with the PM10 and PM2.5 particle measurement indices soaring high. The Center for Science and Environment's State of India's Environment, SOE, report 2019 finds that air pollution is responsible for 12.5% of all deaths in India. उपराष्ट्रपति ने कहा है कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन में जागृति कार्यक्रम एक समाज एक लक्ष्य ब्रोशर का अनावरण किया और CSIR परिसर में वृक्षारोपण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल गुरुवार को 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली आएंगी। ये यात्रा भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का हिस्सा है जो हर 2 साल पर आयोजित होती है और प्रोटोकॉल के तहत एक बार भारत में तो दूसरी बार जर्मनी में होती है। दोनों नेताओं के बीच इस अवसर पर आपसी महत्व के क्षेत्रीय और भौगोलिक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने इस अवसर पर जर्मनी के राजदूत वॉल्टर डी लिंडनर से खास बातचीत की और यात्रा से जुड़े कई आयामों को जानने की कोशिश की। When Chancellor Merkel is coming here, what is the major thing that is on the table? Well, there's not one particular topic, but there are quite a number. You see, we have 15 ministries in Germany, and 12 will be represented either by a minister or by a state minister coming here. So they have, you can imagine, different topics. From cultural museum exchange to agriculture to transport, railways to cooperation in development, sustainable development, environment protection, tax issues, economic issues, international politics. So there are just endless topics. It's rather a question where to stop. Right. India and Germany gel very well as far as politics, international politics is concerned, Security Council reforms are concerned. But how India and Germany are doing on economic front? Because Germany is fastest growing economy, European Union, India is also the largest democracy in the world, transparent market. So what are the problems? What India should do more so that German investment can increase in the country? It's true. Germany is the trade partner number 1 in the European Union for India, and also the investments from Germany are the number 7. So this is a very strong relationship between the two countries. We have a ever-growing bilateral trade, which is now more than 22 billion euro, which is quite a number. But of course, things can be better. There's seemingly a slowdown, maybe in India, maybe in Germany also, maybe a global situation. But how India and Germany can cooperate so that this slowdown can be contained in both the countries? Well, we have to see how much is inflicted by external factors like the price of the oil and other things, and the slowdown and the demands for cars or whatever. So they are sitting in the same boat. But still, we have to find ways how we in India avoid this, that we are feeling the repercussions.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर हुई। मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री आवास पर दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। समारोह में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत के बाद बीजेपी अब पूरा ध्यान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर लगा रही है और आज दिल्ली में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पूजन के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। पार्टी ने दिल्ली चले मोदी के साथ का नारा दिया है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लोगों को लुभाने में जुट गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद अब बीजेपी मिशन दिल्ली में लग गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भूमि पूजन किया और चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने दिल्ली चले मोदी के साथ का नारा दिया है। साफ है, दिल्ली चुनाव भी पार्टी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी। बीजेपी के ऑफिस में हवन हमेशा होता है चुनाव से पहले। ये बहुत शुभ आरंभ होगा अभी चुनाव के प्रिपरेशंस के लिए और आप देखते जाइए, अभी तो ये हमेशा होता है ऐसा हवन। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी वादों को पूरा करने में लगे हैं। मास्क भी स्कूलों के बच्चों के जरिए बांटना चालू कर देंगे। परसों एक स्कूल में मेरा कार्यक्रम है जहां से मैं इसका इनॉग्रेशन करूंगा और परसों से हम मास्क बांटना चालू करेंगे। वहीं कांग्रेस दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। तमाम लोग जो हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, सुभाष चोपड़ा जी अध्यक्ष हैं, कीर्ति आजाद जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और सारे लोगों ने ये तय कर लिया है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली को निजात दिलानी है और दिल्ली को जो सपना शीला दीक्षित जी अधूरा छोड़ के गई थी, उस सपने को हमें पूरा करना है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी जहां अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतरेगी, वहीं बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में है, क्योंकि आखिरी मोहर तो जनता ने लगानी है। कैमरा पर्सन निहाल सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बुलेटिन में अब बात करेंगे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबरों की। अमेरिका स्थित क्लाइमेट रिसर्च एंड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट सेंट्रल ने भारत के तटीय इलाकों को लेकर एक शोध जारी किया है। इसके मुताबिक अगर वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की जाती है तो साल 2050 तक समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भारत के तटीय इलाकों पर रहने वाले 3 करोड़ 60 लाख लोग प्रभावित होंगे। क्लाइमेट सेंट्रल ने अपने रिसर्च के लिए कोस्टल डिजिटल एलिवेशन मॉडल का इस्तेमाल किया है। संस्था के मुताबिक अब तक समुद्रीय जल स्तर के बढ़ने के जोखिम का आकलन नासा के शटल रडार टोपोग्राफी मिशन के जरिए किया जाता था, जो ज्यादा सटीक नहीं है और वास्तविक खतरे को कम करके आंकता है। कोस्टल डिजिटल एलिवेशन मॉडल से उसकी कमियों को दूर किया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते दुनिया भर में तटीय इलाके के 3 अरब लोग इससे प्रभावित होंगे। इसका सबसे ज्यादा एशियाई देशों पर असर पड़ेगा। इससे निपटने के लिए सभी देशों को पेरिस समझौते पर तेजी से अमल करना होगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि देश में आधारभूत सड़क संरचना के समग्र विकास को केंद्र सरकार प्राथमिकता दे रही है।
जनरल वीके सिंह एसोचैम की ओर से आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रोड टेक सस्टेनेबल रोड्स एंड हाईवेज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में सड़कों के आधारभूत ढांचे के विकास में सरकार ने काफी काम किया है। उन्होंने कहा है कि सड़कों और राजमार्गों का देश के विकास और प्रगति में अहम योगदान होता है, लेकिन विकास की दौड़ में पर्यावरण का भी ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार जंगलों और कृषि योग्य भूमि के बीच से निकलने वाले राजमार्ग वहां के स्थानीय निवासी, खासकर किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। We need sustainable roads and highways. We need roads and highways which are environment friendly. We need roads and highways which do not cause too much of heartburn where environmentalists are concerned and heartburn where landowners are concerned. All these issues impact the way the roads and highways will be built. And without roads and highways, no nation can progress. INX मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि 1 दिन की कस्टडी बढ़ाने की ईडी की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआई ने चिदम्बरम को INX मीडिया मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने चिदम्बरम के खिलाफ 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दायर किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।